दोस्तों नमस्कार। शहमात का खेल शुरू हो चला है और संसद के भीतर यह स्थिति इतनी तेजी के साथ और इतनी जल्दी आ जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि भारत के संसदीय इतिहास के तमाम पन्नों को आप पलट लीजिए, आपको कभी दिखाई नहीं देगा कि भारत में इससे पहले स्पीकर पद को लेकर भी वोटिंग की स्थिति आ गई, यानी आमने सामने दो उम्मीदवार खड़े हो गए। माना यही जाता रहा कि इससे पहले कभी भी जिसकी सत्ता रहेगी स्पीकर उसी का होगा। लेकिन परंपरा यह भी रही कि अगर विपक्ष मजबूत है तो क्यों नहीं विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार जिस रास्ते चल निकली है, बावजूद इसके कि बीजेपी अल्पमत में है, अब खुला नजारा पार्लियामेंट के भीतर कल से नजर आने वाला है। आज दो लोगों ने नामांकन भरे। एक थे ओम बिरला, जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से यानी मोदी सरकार यानी एनडीए की तरफ से उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि दरअसल सत्ता का स्पीकर तो रहता है और परंपरा बीते 72 बरस में यही रही है। इससे पहले कितने भी मौके आए हों, चाहे सरकार कमजोर ही क्यों ना रही हो, गठबंधन की सरकार ही क्यों ना रही हो, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष कभी हावी नहीं हुआ और सत्ता ने भी परिस्थितियों को समझा और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया। और शायद इसीलिए गठबंधन की सरकारों को याद कीजिएगा तो आपके जहन में हो सकता है देवगौड़ा का दौर याद आए, आईके गुजराल का दौर याद आए, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर याद आए, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी, उनके साथ भी बड़ी तादाद में राजनीतिक दल थे, तभी तो सरकार बनी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्पीकर के पद का मतलब बहुत साफ कि संसद का सदन सरकार के हिसाब से चले, इसीलिए सत्ता पक्ष का स्पीकर रहता है। और इस बात पर कल शाम तक मोहर लग भी गई थी। लेकिन सत्ता की तरफ से राजनाथ सिंह को यह पूरा कामकाज सौंपा गया और उनसे कहा गया कि आप सहमति बनाइए। राजनाथ सिंह ने भी एक बार, दो बार, तीन बार जो भी टेलीफोन किए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर बार कहा कि हम आपके साथ हैं और हम भी जानते हैं और चाहते हैं। हम जानते ये हैं कि दरअसल ओम बिरला इससे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने क्या कुछ सदन के भीतर किया, एक इतिहास रच डाला। 67 सांसदों को उन्होंने एक झटके में, एक ही दिन में निलंबित कर दिया। लेकिन बावजूद इसके आप डिप्टी स्पीकर का पद हमको दे दीजिए, उसके बाद हम आपके स्पीकर के साथ, यानी स्पीकर का मैसेज कम से कम ये जरूर जाना चाहिए कि जो सदन चलाए उस पर सर्वसम्मति है। लेकिन राजनाथ सिंह ने टेलीफोन किया ही नहीं उसके बाद, जब उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बतलाता हूं। यह मैं पूछ के बतलाता हूं के बाद टेलीफोन नहीं आया और कल रात से आज सुबह तक लगातार विपक्ष के भीतर गहमा गहमी मची रही और खास तौर से समाजवादी पार्टी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अगुवाई कर रही थी और उसने कहा कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। इस देश की राजनीतिक परंपरा को सदन के भीतर किस तरीके से तहस नहस किया गया है, अब यह बात सामने आनी चाहिए कि ऐसे चलेगा नहीं। और इसीलिए आज सुबह सवेरे जब ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए और उस समय तक भी टेलीफोन नहीं आया, तो उसके बाद सीधे तौर पर विपक्ष ने तय कर लिया कि अब हम अपने स्पीकर को उतारेंगे। और स्पीकर के लिए भी उन्होंने बहुत ही औपचारिक तरीके से एक ऐसे शख्स को चुना जो इस पूरे सदन में सबसे सीनियर है, सबसे वरिष्ठ है, के सुरेश। 8 बार लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं और सदन में वो सबसे वरिष्ठ है। और यही आरोप प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष लगा रहा था कि जब परंपरा रही है जो सबसे सीनियर होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो आपने एक झटके में उनसे एक बार कम चुने गए व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर क्यों बना दिया, जो कि बीजेडी छोड़कर कुछ महीने पहले ही बीजेपी में आए और बीजेपी में उनके साथ शामिल होने के बाद आपने उन्हें एक झटके में एक फल दे दिया। तो संसद ऐसे चलती नहीं है। राजनीतिक तौर पर हम विरोध करते हैं। पहला विरोध का नजारा अगर कल प्रोटेम स्पीकर को विरोध के तौर पर विपक्ष ने लिया, उस पैनल का विरोध किया जिसने चुना था, तो आज उसने सुबह सुबह के सुरेश का नाम सामने कर दिया और उन्होंने नामांकन भर दिया
कि वह भी स्पीकर पद के लिए हैं। और इस गहमा गहमी के बीच 3 सवाल एक झटके में बड़े हो गए। अगर स्पीकर के पद के चुनाव के वक्त ही एनडीए पूरे तरीके से एकजुट नहीं होती है तो फिर क्या यह सरकार गिर जाएगी? और स्पीकर पद का ना चुन पाना और वहां पर बहुमत ना आ पाना सरकार गिरने की एक ऐसी कथा होगी जो भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं लिखी गई हो। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। अगर आप बीजेपी या एनडीए के नजरिए से देखें, एनडीए का नजरिया या बीजेपी का नजरिया या मोदी शाह की बिसात अपने तौर पर बिछ रही है। उनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन अपने साथ मानकर चल रहा है कि बाकी तमाम सांसद उनके साथ हैं, तो क्यों नहीं शुरुआत में ही एक वोटिंग प्रक्रिया हो ही जाए, जिसके बाद यह बात सामने आ जाए कि दरअसल इंडिया गठबंधन जो कह रहा है और विपक्ष जिस मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहा है, क्यों नहीं उसकी परीक्षा शुरू में ही नजर हो जानी चाहिए। यानी ध्यान दीजिए, एक तरफ 234 इंडिया के अपने सांसद हैं, दूसरी तरफ बीजेपी, और अगर पूरे इसको इंडिया एनडीए को मिला दीजिएगा तो यह भी 290 के इर्द गिर्द आकर टिक जाते हैं। और यहां पर सवाल आता है कि बाकी तकरीबन 20-25 सांसद जो हैं वो क्या करेंगे। महत्वपूर्ण एनडीए के लिए यानी मोदी सरकार के लिए है कि जो छिटपुट दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद हैं, हालांकि इन सब के बीच बहुत खुले तौर पर पहली बार बीजेडी ने, जो नवीन पटनायक की पार्टी है, उनकी तरफ से कहा गया कि वो सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे। मैसेज उनका बहुत साफ था कि हम सरकार के साथ नहीं जाएंगे, यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यह पहला सवाल था। यह सवाल कुछ कुछ सांसदों को समेटे हुए वाईएसआर के साथ भी है, यानी जगन रेड्डी के साथ भी है। यह सवाल केसीआर के साथ भी है जो तेलंगाना में है। यह सवाल हर उस छोटे राजनीतिक दल के साथ है जो दोनों गठबंधन में नहीं है। लेकिन पहली बार पार्लियामेंट के भीतर का मैसेज और 2024 के चुनाव का जो मैसेज है, उसने एक बड़ा संदेश यह दे दिया है कि जो इन दोनों गुटों के साथ नहीं होगा उसके राजनीतिक जमीन को खिसकने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए ध्यान दीजिए, पंजाब में अकाली दल, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई, ना वो मोदी के साथ ना राहुल गांधी के साथ। यही स्थिति बीजेडी नवीन पटनायक की हुई, ना वो एनडीए के साथ ना इंडिया के साथ। यही स्थिति केसीआर की हुई, ना वो एनडीए के साथ ना इंडिया के साथ। यही स्थिति जगन रेड्डी की हुई, ना वो एनडीए के साथ ना इंडिया के साथ। यानी इस देश के भीतर में जनता के पूरे वोटिंग पैटर्न ने बता दिया अगर कि मानसिक तौर पर वो इस बात को लेकर तैयार है कि आपको इधर या उधर खड़े होना ही होगा और बीच का कोई रास्ता होता नहीं है, तो जनता इस बार कम से कम इस पार या उस पार जाने की स्थिति में बढ़ चुकी है। राजनीतिक तौर पर संसद के इतिहास में यह पहला मौका इसलिए होगा क्योंकि चुनाव इससे पहले कभी भी स्पीकर पद को लेकर नहीं हुए हैं। अब इसके आगे की परिस्थिति को समझिए, उससे पहले जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके तुरंत बाद राजनाथ सिंह ने जवाब में क्या कहा। पार्लियामेंट के परिसर के भीतर ही पत्रकारों ने सवाल किए थे और दोनों की तरफ से जवाब भी आए। क्या जवाब थे वो? ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं मैंने कल 3 बार खड़गे जी से बातचीत की, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कोई सहमति हुई या नहीं हुई। जो हमारी जानकारी आ रही है उसमें खुले तौर पर
जिन दो रास्तों को बीजेपी या कहे मोदी सरकार ने चुना है, उन रास्तों का मतलब बहुत साफ है। वो चाहते हैं कि संसद शुरू हो औपचारिक तौर पर तमाम शपथ ग्रहण के बाद, जब यहां पर जो भी विधेयक लाए जाएंगे, जो भी बहस होगी, और अब तो बजट भी आने वाला है और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होने वाला है, और अभिभाषण के बाद उस पर जो चर्चा होगी, उससे पहले संसद के भीतर ताकत को दिखा ही दिया जाए, और इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी की गई। और अपने तौर पर चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, और उनके जो अपने करीबी हैं, उनके जरिए तमाम छोटे राजनीतिक दलों के साथ संपर्क साधना शुरू हो गया, जो राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन को पार्लियामेंट के भीतर कैसे कमजोर दिखा सकते हैं, इसकी कूटनीति और राजनीति उन्होंने शुरू कर दी। दूसरी परिस्थिति थी कि ओम बिरला, यानी ध्यान दीजिए, वो दूसरी बार स्पीकर होंगे। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बलराम जाखड़ के बाद दूसरे व्यक्ति होंगे ओम बिरला, जो दूसरी बार चुने जाएंगे। दूसरी बार और भी कुछ लोग चुने गए, उसमें आप बाल योगी का नाम ले सकते हैं, लेकिन पूरे टर्म में सिर्फ एक बलराम जाखड़ थे, जो 1980 से 1985 और 1985 से 1989, यानी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों काल में वही स्पीकर के पद पर रहे। बाल योगी 98 से 99, जो 13 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और उसके बाद 99 से 2002 तक रहे। 2002 में फिर मनोहर जोशी को बना दिया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या इसी तर्ज पर अब ओम बिरला को इसलिए लाया गया कि पिछले सत्र, यानी पिछले सरकार के वक्त में जो आखिरी सत्र था, उस दौर में ओम बिरला की जो पूरी भूमिका रही बतौर स्पीकर, अगर एक एक चीज को आप परखेंगे तो आपके जहन में 2-3 सवाल तुरंत निकल कर आएंगे। अब इस सरकार के सामने तमाम बिल को लेकर परेशानी आने वाली है, जो भी विधेयक रखे जाएंगे। किसानों को लेकर 3 जो नए कानून लाए गए थे, उनको जो बिल रखा गया था, उसको ओम बिरला ने मनी बिल में ट्रांसफर कर दिया था, यानी उसमें वोटिंग कराने की जरूरत होती नहीं है मनी बिल जब होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी किसानों से जुड़ा हुआ बिल मनी बिल कैसे हो सकता है, ये अपने आप में एक सवाल था। लेकिन ना सरकार ने जवाब देना जरूरी समझा, ना स्पीकर ने जरूरी समझा, तो वो परंपरा कायम रहे। दूसरी परिस्थिति, जब सरकार घिरती चली जा रही थी चुनाव से ऐन पहले, तो एक एक करके सांसदों को निलंबित करना, और जिन जिन आरोपों के तहत निलंबित किए गए, उसमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि एक साथ इस देश में 67 सांसदों को निलंबित, वह भी पूरे विपक्ष के सांसदों को एक दिन में निलंबित किया जा सके। इसको भी अपने तौर पर ओम बिरला ने ही आजमाया। कई मौके पार्लियामेंट के भीतर आए, और याद कीजिएगा तो वह आप कह सकते हैं पेगासस के दौर में भी जब जासूसी के आरोप सरकार पर लगे, उस वक्त भी ओम बिरला बतौर स्पीकर जो उनकी भूमिका रही, उसको भी याद कर लीजिए। यानी ध्यान दीजिए कि दूसरे वक्त की सरकार, यानी दूसरे चरण में जब सरकार थी 2019 से 2024, और अब 2024 से आगे जाना है, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बिसात बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि किसी भी नए व्यक्ति को ऐसे क्रूशियल पद पर लाया जाए। लेकिन यह तो है एनडीए और बीजेपी की रणनीति का हिस्सा। दूसरी तरफ की क्या परिस्थिति है? इंडिया गठबंधन यह चाहता है कि कम से कम संसद शुरू होने से ऐन पहले ही पता चल जाए कि सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आधार पे ही यह सरकार टिकी है, या इस सरकार के भीतर, यानी एनडीए सरकार के भीतर जो छोटे राजनीतिक दल हैं, उनके भीतर कोई चर्निंग तो नहीं हो रही है। ये चर्निंग कहां से होगी? क्या आरएलडी से होगी? क्या अपना दल से होगी? क्या मांझी की होगी? सभी को तो मंत्री बना दिया गया, तो ये चर्निंग कहां से होगी? दूसरा सवाल था कि अगर उनके भीतर से कोई आवाज इस रूप में आती है कि भाई स्पीकर पर कम से कम सहमति होनी चाहिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर अब विपक्ष को दे दीजिए, तो अब ऐसी पोजीशन तुरंत इंडिया गठबंधन लेकर खड़ा हो गया कि वो तमाम राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, अगर वो इस मुद्दे को उठाते हैं तो बहुत साफ तौर पर नजर आएगा कि दरअसल इंडिया गठबंधन जिन बातों को कह रहा था उसमें दम था, और एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य है, और उस पर सरकार नहीं चल रही है। यानी सरकार जो लगातार कहती थी कि देखिए सहमति के आधार पर ही सरकारें चलती हैं, तो क्या सहमति कहना भर है या उसको लागू भी करना होगा?
एक झटके में वहां की राजनीति भी इंडिया गठबंधन को मनोवैज्ञानिक तरीके से या नैतिक तौर पर बल दे देगी। और यहीं पर सबसे बड़ी मात क्या सरकार की हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद की परिस्थिति अब राज्यसभा के भीतर भी एनडीए उतना मजबूत नहीं, लोकसभा के भीतर भी मजबूत नहीं। तो ये परिस्थिति और इन सब के साथ आने वाले वक्त में राज्यों के चुनाव जो होने हैं, इन सभी को अगर मिलाइएगा तो 2-3 सवाल चुनाव से जुड़े हुए हैं कि राज्यों के चुनाव के भीतर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा और झारखंड हो, जहां 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, या फिर आने वाले वक्त में वो बिसात उत्तर प्रदेश को लेकर हो, या दिल्ली को लेकर हो, या बिहार को लेकर हो, यह परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल पहली बार भारत के संसदीय इतिहास में अगर स्पीकर पद को लेकर वोटिंग होने वाली है तो राजनीतिक तौर पर यह अपने आप में पहली हार राजनीतिक सत्ता की है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। क्योंकि जब मौके आप अलग अलग देखिएगा, और खास तौर से जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे कि गठबंधन के दौर की परिस्थितियों को परखिए, शिवराज पाटिल 91 से 96 तक रहे, रवि राय 89 से 91 के बीच रहे, जबकि गठबंधन का दौर था और सबसे ढुलमुल सरकार के तौर पर उस दौर की राजनीति चल रही थी, राजनीति उफान पर थी, लेकिन संसद के भीतर ताकत गठबंधन की बहुत कम थी। और संगमा भी 96 से 98 तक रहे। उस दौर को भी याद कीजिए तो वह भी कोई बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन स्पीकर को लेकर सत्ता की सहमति और सत्ता का स्पीकर के पद को लेकर सहमति बनाना, यह दोनों आईना इस तरीके से है जिसके आधार पर सरकार चलनी चाहिए और चलती रही है। लेकिन पहली बार अगर सरकार ने ही तय कर लिया कि संसद के भीतर अपनी ताकत को वो दिखाएंगे, संसद के भीतर इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास होना चाहिए, तो यह दरअसल तत्काल भर की राजनीति या रणनीति बिल्कुल नहीं है। यह दरअसल आने वाले वक्त में संसद और इस देश की राजनीति को चलाने की उस परिस्थिति की देन है जिसमें पहली बार इंडिया चुनौती दे रहा है सत्ता को। इसीलिए आपने कल ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेने जा रहे थे तो बेंच पर विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखा रहे थे। पहले जो शपथ लेने के लिए इस देश के शिक्षा मंत्री शपथ लेने जा रहे थे तो नारे नीट के लगने लगे और लीकेज के लगने लगे। पहली बार जिन सांसदों के हाथ में जो कांग्रेस से जुड़े हुए सांसद शपथ लेने जा रहे थे, सबको आज भी संविधान की कॉपी दी गई। यानी संवैधानिक परिस्थितियों के तहत ही संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और पहली बार लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ही संविधान के सवाल को विपक्ष ने मजबूत कर दिया है, यह कहते हुए कि दरअसल यह सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चलती है। और संविधान के भीतर भी अगर आप सरकार चलाने की परिस्थितियों के पाठ को पढ़िएगा तो उसमें बहुत साफ तौर पर है कि सत्ता को सहमति से सरकार चलानी चाहिए, चाहे वो बहुत ताकत के साथ हो, चाहे वो अल्पमत और गठबंधन के साथ ही क्यों ना खड़ी हो। तो पहले दिन ही सहमति का पाठ जो संविधान में दर्ज है सरकार चलाने को लेकर, वह गायब हो गया। और यहां से शुरुआत होती है 18वीं लोकसभा के उस कहानी की जिसकी शुरुआत टकराव से है, वोटिंग से है, अपनी ताकत को दिखाने से है, और उसका असर आने वाले वक्त में चाहे वो बजट हो, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे दर्जनों विधेयक हो जो संसद के भीतर से पारित होने हैं, चाहे इस देश के भीतर में नीतियों को बनाने के मद्देनजर सरकार जो बड़े बड़े निर्णय लेने की सोच रही है, क्या ये सारी परिस्थिति एक झटके में खत्म हो गई या खत्म हो जाएगी? अब यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा हो चला है। इसीलिए इंतजार करिए कल सुबह 11 बजे का, जब स्पीकर पद को लेकर भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार वोटिंग होगी। और उसके बाद स्पीकर कोई भी बने, लेकिन यह मैसेज बहुत साफ होगा कि जो भी स्पीकर बना है उस पर पूरी सहमति विपक्ष की नहीं है। यानी स्पीकर को लेकर और सदन को चलाने को लेकर इससे पहले तमाम बड़े मौके पर ओम बिरला ही संसद के भीतर और लोकसभा में सदन चलाते वक्त जब ये कहते रहे
कि मैं तो सभी का स्पीकर हूं और आप सबने मिलकर मुझे यहां बैठाया है, तो पहली बार होगा विपक्ष कहेगा हमने आपको नहीं बैठाया है और आपके तमाम निर्णय सिर्फ एनडीए के हक के लिए, सरकार के हक के लिए और मोदी सत्ता को बचाने को लेकर ही होते हैं, चाहे अब आने वाले वक्त में निलंबन हो, चाहे किसी विधेयक को लेकर स्पीकर का अपना नजरिया ही क्यों ना हो। यानी भारत की बदलती हुई राजनीति और उस राजनीति के इतिहास के पलों को पकड़ लीजिए अब, क्योंकि 18वीं लोकसभा का चेहरा दरअसल भारत के संसदीय इतिहास को बदलने की दिशा में बढ़ चुका है। और इस रास्ते पर मोदी सरकार कितने दिन चल पाएगी, शायद सबसे बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि इस देश की जनता ने जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया है, उस जनादेश का कहीं ना कोई असर उन तमाम राजनीतिक दलों पर जरूर पड़ेगा जो राजनीतिक दल इस दौर में एनडीए के साथ खड़े हैं या एनडीए और इंडिया दोनों के साथ नहीं खड़े हैं। और इनकी तादाद कुल मिलाकर पार्लियामेंट के भीतर जो है वो तकरीबन 80 के लगभग सांसदों की बनती है। शायद इसीलिए यह एक निर्णायक स्थिति है। इंतजार करना होगा इस संसद को लेकर, इस लोकसभा को लेकर, जिसको अनोखे तरीके से जनता ने अपने वोट के जरिए दिखला दिया है कि वो क्या चाहती है और क्या सोचती है। राजनीतिक दल तानाशाही में ना रहे, सत्ता मदहोशी में ना रहे, संसद अपने मुताबिक चलाने की परिस्थितियों में कोई स्पीकर लेकर ना आए। यह संदेश जनता का है और राजनीतिक तौर पर असर आपको इसी संसद के भीतर कल सुबह 11 बजे दिखाई दे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।